प्रियंका गांधी बनारस से चुनाव लड़ेंगे और राहुल अमेठी से, क्या कहते हैं इसको, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, अभी उत्तर प्रदेश में मुझे नहीं दिखाई पड़ता है कि किसी भी उस सीट से चुनाव लड़के सफल हो सकते हैं। चुनाव लड़ने को तो कोई व्यक्ति कहीं से लड़ सकता है, लेकिन अभी हमें नहीं दिखाई पड़ रहा है कि गांधी परिवार उत्तर प्रदेश के किसी भी सीट से चुनाव जीत सकता है। इस देश में इसके पहले भी ऐसे प्रयोग हो चुके हैं, लेकिन जब 77 में या 76 में जब एक प्रयोग हुआ था तो जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में एक प्रयास हुआ था, लेकिन वो सरकार भी 2 साल तक चली थी और 2 साल में 2 प्रधानमंत्री बने। ऐसा एक प्रयास आप कह सकते हैं कि क्षणिक विश्वनाथ प्रताप के समय में हुआ था। तो आपने भी देखा होगा कि 2 साल के अंदर 2 प्रधानमंत्री, तो गत्वा 2 साल के आगे सरकार चली नहीं। तो ये प्रयोग कई बार फेल हो चुके हैं, लेकिन मेरा जो कहना है इसमें नेता कौन होगा, ये मेरा सवाल नहीं है। मैं सांसद के हैसियत से नहीं पूछ रहा हूँ, एक आम नागरिक की हैसियत से पूछ रहा हूँ, इसका नेता कौन है। और फिर जो अलग अलग इशू हैं, हर क्षेत्र के इशू हैं, हर राज्य के इशू हैं, कौन सा ऐसा व्यक्ति दिखाई पड़ रहा है जो एक झंडे के नीचे, एक विचार के नीचे इनको झुका सके। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि ये अभी समय आते आते टिकट वितरण तक में ही ये जो समीकरण बना है, या कह लीजिए इंडिया पार्टी जो नई बनी है, ये मुझे दिखाई पड़ रही है कि ये टूट जाएगी। ध्वस्त शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन टूट जाएगी। इसमें से कई लोग हैं जिनके अपने मुद्दे हैं, तो इसको छोड़ेंगे। और अगर ये नहीं भी छोड़ते हैं तो भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में है। मोदी जी का नेतृत्व है और मोदी जी का एक अलग अपना जो है, क्या नाम दें उसको, कि एक पहचान है। गांव गरीब से लेकर के मोदी एक ब्रांड बन चुके हैं, और मुझे कहीं नहीं दिखाई पड़ता है 2024 के चुनाव में, कहीं नहीं दिखाई पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ती। राहुल गांधी को मालूम होना चाहिए कि मंत्रालय के अंदर कई स्वयं सेवक हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के कई स्वयं सेवक हैं जो कार्यकर्ता रह चुके हैं, आज वही पार्टी के नेता। और सबका संबंध, ज्यादातर लोगों का संबंध जो है आरएसएस से रहा है। कोई प्रचारक के रूप में निकला है, कोई संघ सेवक के रूप में निकला है। तो ये एक विचारधारा पर चलती है, भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा पर चलती है। पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जो विचारधारा थी आज तक कायम है। दीनदयाल जी की जो विचारधारा थी आज तक कायम है। अडवाणी की जो विचारधारा थी आज तक कायम है। ये पार्टी व्यक्ति के आधार पर नहीं चलती, विचारधारा पर के आधार पर चलती है। न नीतीश के ऊपर कोई टिप्पणी कर रहा हूँ, न केजरीवाल की टिप्पणी कर रहा हूँ, और न मैं भारतीय जनता पार्टी के सांसद होने के नाते टिप्पणी कर रहा हूँ। मुझे अभी ये खिचड़ी पकती हुई नहीं दिखाई देती। खिचड़ी पक भी जाएगी तो ये बटेगी कैसे, इसका नेतृत्व कौन करेगा? मुझे अभी इनका भविष्य अच्छा नहीं दिखाई पड़ता। उनका विचार है, और एक तरीके से उनकी पार्टी, लगभग पूरी पार्टी जो है, एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन नहीं कर चुकी है। और शरद पवार इतने बड़े नेता हैं कि उनके विषय में टिप्पणी करना और वो क्या चाहते हैं, मेरे जैसे कार्यकर्ता के बस में नहीं। मैं सामान्य कार्यकर्ता हूँ, उनके दिल में क्या चल रहा है, वो करेंगे क्या, मैं उस पर अपना विचार नहीं करता। राहुल गांधी अगले अविश्वास प्रस्ताव पर उन्होंने मोदी जी को गले लगाया था, और आंख बीमारी थी, इस बार भी कुछ करके चले गए। और यही कारण है कि राहुल गांधी को अभी देश सीरियस नहीं लेता। अब नगर पालिका का मुख्यमंत्री जो है, जो अपने आप को पूर्णकालीन मुख्यमंत्री समझता है, तो उसको कौन झुका पाएगा जब वो ये मानने को तैयार नहीं है कि दिल्ली को एक विशेष दर्जा प्राप्त है। वो विशेष दर्जे का मुख्यमंत्री है, ना कि पूर्णकालीन मंत्री है। तो उसको कौन झुका सकता है? उसको कोई नहीं झुका सकता है। समझदार आदमी को
जैसे कहा गया है कि कोई आदमी सो रहा हो तो उसको जगाया जा सकता है क्योंकि वो सो रहा है, और कोई सोने का बहाना किया हो तो उसको नहीं जगाया जा सकता है। केजरीवाल को कोई नहीं झुका सकता है। पार्लियामेंट में मैं मौजूद था जिस समय मोदी जी का भाषण शुरू हुआ। राहुल गांधी स्वयं और उनकी पार्टी मोदी का भाषण नहीं सुन पाए और चले गए। सारी दुनिया ने देखा है। मैं तो आपने देखा होगा 15 अगस्त को 2 बच्चों को अपनी गाड़ी पर बैठा चल रहा हूँ। तो मुसलमानों को और हिंदुओं को दोनों बराबर मानते हैं। ये तो मोदी जी की देन है, भारतीय जनता पार्टी की देन है। आज भारतीय जनता पार्टी, देखिए इस बात को तो आप मानेंगे, इस देश के अंदर तुष्टीकरण की राजनीति हुई। अगर नहीं मानते हैं तो चलिए ना मानिए, लेकिन इस देश के अंदर तुष्टीकरण की राजनीति हुई। और आज अगर सबको राम दिखाई पड़ रहे हैं, सबको हिंदू दिखाई पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी और विचारधारा की देन है कि आज सब भगवान का भजन गाने के लिए विवश हैं। जो पहले भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी रह चुके हैं और मंत्री भी रह चुके हैं, फिर वो कांग्रेस में चले गए। कल उनको कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। हमको लगता है कि किसी मीडिया ने ही उनसे सवाल किया होगा कि बनारस या अमेठी, तो उसी संदर्भ में उन्होंने कहा है कि अगर वो लड़ेंगे तो उनके कार्यकर्ता उनके लिए जान लगा देंगे। इसमें बुरा क्या है, दिक्कत क्या है? मैं सदैव से कह रहा हूँ 100% कहीं सत्य नहीं होता है, लेकिन इस देश के अंदर 10%, 15%, 5% केवल मुस्लिम ऐसे हैं जो बाहर से आए हैं। बाकी परिस्थिति जन्य हिंदू धर्म उनको छोड़ना पड़ा है। कुछ जबरदस्ती छुड़ाए गए हैं, कुछ परिस्थितियों के कारण छूटे हैं। और मेरा मानना है कि क्या ये सत्य है कि हमारा और उनका डीएनए एक है। हिंदू का मतलब हिंदू राष्ट्र नहीं होता है। हिंदू का अर्थ हिंदू राष्ट्र से नहीं होता है। गुलाम नबी आजाद का ये बयान है, मेरा बयान है। अब आप ये बताइए कि इस्लाम की स्थापना कब हुई? इस्लाम की स्थापना कितना वर्ष हुआ? तो उसके पहले हिंदू का इतिहास कब से है? सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। तो जब धर्म की स्थापना ही इस्लाम की 1500 वर्ष पहले हुई है, तो उसके पहले क्या रहे होंगे वो? और चलिए मैं दूर नहीं जाना चाहता हूं। मेरे जहां मैं बैठा हूं यही कटेला का क्या है, यही निदुरा क्या है, उड़ियाओं क्या है। तो इस परिपक्व में आप देख लीजिए, तो जब इस्लाम की स्थापना ही 1500 वर्ष पहले हुई है, तो इसका मतलब है कि वो किसी अन्य धर्म में रहे होंगे। तो जरूरी नहीं कि हिंदू रहे हों, अन्य धर्म में रहे होंगे। तो विवाद नहीं करते, जो कर रहे हैं उनसे पूछिए, मैं नहीं करता विवाद। तो जी आपका मानना है कि दोनों लोग का डीएनए एक है? बात झगड़ा मत लड़ाइए, लेकिन देश के अंदर लगभग 90% ऐसे मुस्लिम हैं जिनके पूर्वज हिंदू थे।